हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे HBL पावर की। HBL पावर को कंसीडर करने का कुछ मकसद है। एक तो इसके रिजल्ट्स जो आए हैं और एक ब्रेकआउट जो हुआ है इसका, तो दोनों पे ही हम बात करेंगे किस टाइप के रिजल्ट्स हैं इसके, कैसे आगे चलकर ये और ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, किस लेवल के ऊपर लेना चाहिए, टेक्निकल्स क्या कहते हैं, उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जब भी किसी शेयर को चूज करते हैं, सबसे पहले वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है उसको देखते हैं। तो ये रिन्यूएबल पावर से और पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। जैसे आप इसकी साइट भी देख पा रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं ये सबसे पहले हम देखते हैं कि किस सेक्टर से बिलोंग करता है। तो सेक्टर अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा सेक्टर है। और फिर उस सेक्टर से बिलोंग करती हुई कंपनी HBL पावर, तो इसके फंडामेंटल्स हम देखते हैं किस टाइप के फंडामेंटल्स है और कैसे ये रिजल्ट्स दे रहा है, कैसे टर्न अराउंड कर सकता है, कैसे एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद होता है वैल्यूएशंस, किस वैल्यू के ऊपर उस शेयर को हमें लेना चाहिए। अगर वो शेयर अभी 100 रुपये का चल रहा है और उसकी वैल्यूएशन जो बोलती है वो 60 रुपीज़ के आसपास की बोलती हैं, तो क्या हमें चलती हुई गाड़ी में चढ़ना चाहिए या वेट करना चाहिए जब वैल्यूएशन ठीक हो जाए, या फिर 120 रुपये की उसकी वैल्यूएशन अभी 120 रुपये काम कर रहा है, 100 रुपये की वैल्यूएशंस हैं, तो चीप हमें मिल रहा है, एक वैल्यू बाइंग हमें मिल रही है, तो क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो सेक्टर काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ वाला सेक्टर है, सरकार का पूरा फोकस है और आने वाले टाइम में बिल्कुल ये सेक्टर ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा। जो आप इनके प्रोडक्ट्स देख पा रहे हैं, जैसे बैटरीज ये बना रहे हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, UPS पावर, तो ये सब अच्छे आने वाले टाइम में हो सकता है। सेकंड है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोलर प्रोडक्ट्स हो गए। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के इनके प्रोडक्ट्स है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड रूफटॉप सोलर पंप्स और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये करते हैं और बैटरी बॉक्सेस वगैरह ये बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं रिजल्ट्स इसके किस टाइप के थे। तो HBL पावर सॉल्यूशंस लिमिटेड Q3 के रिजल्ट्स जो आए हैं 12 तारीख को इन्होंने अनाउंस किए हैं 5:51 के आसपास। तो पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देखते हैं रिजल्ट्स किस टाइप के हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, टोटल इनकम 260 करोड़ के आसपास की हुआ करती थी Q2 में, अब 235 करोड़ के आसपास रह गई है Q3 में, यानी 9.54% के आसपास का डिप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो है 9 करोड़ के आसपास का हुआ करता था, 8.18 करोड़ के आसपास का भी आपको देखने को मिल रहा है, यानी 9.21% के आसपास का डिप आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। EPS 0.31 के आसपास जो होती थी 0.30 है, 3.23% के आसपास की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपेयर करें Q2 से Q3 को, तो इनकम में भी और प्रॉफिट में दोनों में ही प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो टोटल इनकम दिसंबर 2019 में 262 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, अभी 235 करोड़ के आसपास है, यानी यहाँ पर भी 10% के आसपास का डिप देखने को मिल रहा है। बट नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 4.18 करोड़ के जो हुआ करते थे, अब 8.18 करोड़ के आसपास के हैं, 95.69% के आसपास का जंप इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। EPS में भी सुधार देखने को मिल रहा है, 0.14 से 0.30 के आसपास है, 114% के आसपास का जंप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बिल्कुल टोटल इनकम और प्रॉफिट दोनों में ही एक प्रेशर है। और अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो टोटल इनकम डाउन जरूर है, बट नेट प्रॉफिट्स इसके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी एक बात करेंगे, किस प्रॉफिट मार्जिन पे ये इस टाइम काम कर रहे हैं। अगर 9 मंथ को 9 मंथ से कंपैरिजन करें, यानी जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर को ऐड कर ले और लास्ट सेम टेन्योर से इसे कंपैरिजन करें, तो आप देखेंगे टोटल इनकम जो 838 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, अब 619 करोड़ के आसपास है। तो 26.14% के आसपास का डिप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेयर करें। तो नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें तो 16.87 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट हुआ करते थे, अभी 3.56 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं 9 मंथ्स के अंदर। तो 78.9% के आसपास का डिप आपको प्रॉफिट्स में भी देखने को मिल रहा है। EPS 0.59 थी, तो अभी 9 मंथ की जो EPS निकल कर आ रही है 0.10 के आसपास निकल कर आ रही है, तो 83.05% का डिप यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेयर करें, ये जरूर है कि जो इस ईयर के पहले 2 क्वार्टर्स है वो बिल्कुल वॉश आउट होते हुए नजर आए हैं कोविड-19 की वजह से, तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बट जो आने वाला टाइम है उसके अंदर जब 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो पूरे ईयर के रिजल्ट्स किस टाइप से पेश करते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो ये थे रिजल्ट्स इस टाइप से, जो आप देख सकते हैं क्वार्टर
ऑन क्वार्टर बिल्कुल प्रेशर में है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बट इनकम जो है थोड़ी सी प्रेशर में जरूर दिखाई दे रही है। तो पहले फंडामेंटल चेक करते हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी चेक करेंगे, किस मार्जिन के ऊपर ये इस टाइम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे मार्केट कैप जो है 1026 करोड़ के आसपास का है, डेट 100 करोड़ के आसपास की है, इनके ऊपर डेट टू इक्विटी रेशो बनती है, डेट टू इक्विटी रेशो 0.13 के आसपास की बनती है, जो कि निग्लिजिबल भी कह सकते हैं और मैनेजेबल भी कह सकते हैं। अगर मैनेजमेंट चाहे तो इजिली से मैनेज कर सकती है। प्लज कोई भी शेयर इनका नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग जरूर चेक करेंगे कितनी प्रमोटर होल्डिंग है। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री पी 13.1 की है और 77.4 के आसपास काम कर रहा है, क्योंकि ईपीएस जो रिजल्ट्स हैं वो डाउन जा रहे हैं, ईपीएस डाउन जा रही है और पी इसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आप देखेंगे इंडस्ट्री पी से कंपैरिजन में काफी प्रीमियम के ऊपर ये काम कर रहा है, 13.1 से 77.4 के आसपास। इसके बाद आप देखेंगे जो बुक वैल्यू है वो 27.9 की है, जबकि ये काम कर रहा है 37 के आसपास। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.33 की निकल कर आती है, जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव नजर नहीं आती है। फेस वैल्यू 1 की है और डिविडेंड ये पे करते हैं, जो डिविडेंड यील्ड निकल कर आती है 0.81 के आसपास का निकल कर आता है। 52 वीक हाई 43.9 का है और 52 वीक लो देखेंगे तो 9.15 का है। नीचे के लेवल से ये शेयर जरूर 4 गुना के आसपास हो चुका है और अपने 52 वीक हाई के आसपास ही काम कर रहा है। लाइफ टाइम हाई भी देखेंगे किस टाइप का इसका लाइफ टाइम हाई है। आरओसी देखेंगे तो 5.72% के आसपास का पॉजिटिव है। आरओई देखेंगे 2.68% के आसपास का पॉजिटिव यहां पर भी आपको नजर आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं जो शेयर है 200 डीएमए से ऊपर ही आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसने यहाँ पर जरूर इसे 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद जैसे ही इसने मोमेंटम स्टार्ट किया तो काफी ऊपर आपको जाता हुआ नजर आया 200 डीएमए से। इसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर को अगर प्रॉफिट मार्जिन्स को देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो किसी भी कंपनी के लिए काफी मेन होते हैं, दिसंबर 2019 में 7.23% के आसपास ये काम कर रहे थे। इस क्वार्टर में देखेंगे तो 8.96% के आसपास ये काम कर रहे हैं, जबकि लास्ट क्वार्टर में 9.72 के आसपास थे। तो ईयर ऑन ईयर देखें, जैसे आपने देखा प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आप देखेंगे किसी भी क्वार्टर में इन्होंने एक क्वार्टर को छोड़ के, जो कि जून क्वार्टर का था कोविड-19 की वजह से, अदरवाइज किसी भी क्वार्टर के अंदर इन्होंने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। और इसके अंदर ही जून क्वार्टर के अंदर ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस के अंदर रहे थे। तो आप देखेंगे कहीं पर भी इन्होंने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। और सेकेंडली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें 7.23 से इंक्रीज होकर 8.96 के आसपास हुए हैं और नेट प्रॉफिट जैसे मैंने बताया 4.42 से 8.34 के आसपास पहुंचा है। इंटरेस्ट बर्डन आप देखेंगे, ये जरूर देखने वाली चीज है कि पहले जो इंटरेस्ट ये पे करते थे 4.98 के आसपास का पे करते थे। लास्ट क्वार्टर में भी 4.80 के आसपास का इन्होंने पे किया, जबकि इस क्वार्टर में आप देखेंगे उससे भी ज्यादा रिड्यूस होते हुए 3.78 के आसपास पहुंचा है। यानी डेट बर्डन कहीं ना कहीं आपको रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद हम जरूर देखेंगे कि बैलेंस शीट पे जो अपना डेटर डेज हैं वो किस टाइप के हैं। 107 दिन के आसपास के इनके डेटर डेज हैं, जो कि एक रेंज के अंदर बने हुए हैं, तो ठीक ठाक हैं। अभी इंक्रीज नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है कि इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर डिक्रीज होते हैं तो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव होगा। प्रमोटर्स जो है 58.46% की होल्डिंग के साथ हैं, जो कि पिछले क्वार्टर्स में आप देखेंगे काफी इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। 56.35 थी, उसके बाद 57.85 पर पहुंचे और 58.46 के आसपास अभी होल्डिंग है, जो कि ठीक ठाक नजर आती है। एफआईए की होल्डिंग 10.54 के आसपास की है, डीआई की होल्डिंग 9.68 के आसपास की है। इस कंपनी में एफआईए और डीआई की होल्डिंग है, ये भी काफी अच्छी चीज है। पब्लिक की होल्डिंग 21.31% के आसपास की पब्लिक की भी होल्डिंग नजर आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक नजर आता है, डेट रिड्यूस होते हुए नजर आ रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है और देखें तो अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा एक्सपेंसिव उसके ऊपर काम नहीं कर रही है। ग्रोथ वाला सेक्टर है और आने वाले टाइम में बिल्कुल ये सेक्टर में ये कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ करती हुई नजर आएगी। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर जरूर नजर रखनी होगी। आप देखेंगे डिविडेंड पे कर रहे हैं, 2017 में भी इन्होंने पे किया था 25% और फिर 18 में किया है, 19 में किया है, 20 में आप देखेंगे 2 बार 20 में भी इन्होंने डिविडेंड पे किया है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग को हम देखें तो कोई भी शेयर इसके अंदर प्लज नहीं है। ये काफी अच्छी चीज है कि कोई भी शेयर इन्होंने प्लज नहीं किया रखा है और डिविडेंड ये पे कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर मैंने चार्ट लगा रखा है जीरोधा का, 3 आवर्स का चार्ट है ये, आप देख सकते हैं 3 आवर्स का चार्ट है। यानी एक कैंडल 3 घंटे के जो अप डाउन होते हैं, हाई लो क्लोज और ओपन होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करती है। आप देखेंगे इस टाइप से ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप में काम कर रहा था और आप देखेंगे इस रेंज के अंदर इसने 28 दिसंबर को एंटर किया था और पिछले 1.5 महीने से ऑलमोस्ट ये इसके अंदर ही काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा था, ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और इसके साथ साथ ही ये यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा था। आप देखेंगे लास्ट की 2-3 कैंडल जो है इसको जरूर इसने ब्रेकआउट किया है।
पर ये ब्रेकआउट जो है सस्टेन रिजल्ट्स के बाद मंडे के सेशन को देखना होगा कि ये इसको सस्टेन कितना करता है। अगर ये सस्टेन करता है तो बिल्कुल ये आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। अगर ये सस्टेन नहीं करता है ड्यू टू रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स में नेगेटिव्स हैं, अगर सस्टेन नहीं करता तो इस लाइन के ऊपर अगेन ये आपको जो है जो पहले की इसकी ये लाइन चल रही है जो कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा और इस में ही थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो इसका रेजिस्टेंस जो निकल कर आता है, अगर हम इसे डेली चार्ट के ऊपर भी इसे कन्वर्ट करें इसको, तो आपको इस टाइप से ये चार्ट नजर आएगा। आप देख सकते हैं इस टाइप का चार्ट है। यहाँ पर इसने इसके ऊपर जरूर एक ब्रेकआउट दिया है, पर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है नहीं करता मंडे के सेशन में जरूर इसको देखना होगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद पहला सेशन होगा इसका किस टाइप से काम करता है। अगर ये इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता है तो 33-34 रुपए के आसपास ये स्टॉक बिल्कुल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, 33-34। बट ऊपर के रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 44 से 46 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस जोन इसका बना हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर भी इसे देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे कि एक 44 से 46 का लेवल जो है एक इसका रेजिस्टेंस जोन है। यहां से अगर आप देखेंगे 44 और इस जोन को आप देखेंगे पूरा का पूरा, तो एक 44 से 46 के आसपास का जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर मिल सकता है। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसका लाइफ टाइम हाई भी देखें तो 76.5 के आसपास का लाइफ टाइम हाई है जो कि 2018 में इसने बनाया था। उसके बाद जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में जो बिकवाली आई थी, सेबी के कुछ डिसीजन थे म्यूचुअल फंड के ऊपर, जो सारी रीसप्लिंग हुई थी, उसके अंदर सभी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स पिटते हुए नजर आए थे। उसके अंदर ये शेयर भी काफी नीचे गया था। उसके बाद कोविड-19 की वजह से भी शेयर नीचे गया, वहां से शेयर काफी रिकवर हुआ है। और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को बिल्कुल आप पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और 2-3 क्वार्टर्स के लिए अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये लाइफ टाइम हाई को भी आपको क्रॉस करते हुए नजर आएगा। यहां से भी शेयर जो है डबल होता हुआ अगेन अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टेक को कंसिडर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अच्छे बेनिफिट्स आपको दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।